हाय फ्रेंड्स। तो इस 70 के सीरीज़ में आज हमारा डे 4 है और आज हम इस 70 के चैलेंज के डे 4 में अपना टॉपिक दैट इज अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं। ठीक है। सो अप्रोचेस में जाने से पहले हम पहले कुछ थिंकर्स के आइडियाज़ के रिगार्डिंग समझ लेते हैं कि कुछ थिंकर्स ने अपनी क्या क्या आइडियाज़ दिए हैं एंड लेटर आफ्टर अप्रोचेस इंट्रोड्यूस क्यों हुआ एंड हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सीरीज में अप्रोचेस को क्यों पढ़ने वाले हैं। राइट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ स्कॉलर्स या कुछ थिंकर्स जो वेस्टर्न थिंकर्स है बेसिकली हम उनके जस्ट वर्क के बारे में एंड उन्होंने अपने वर्क में किस चीज़ के बारे में बात की है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला थिंकर है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। इन्होंने अपना वर्क दिया द स्पिरिट ऑफ लॉ। सो इन हिज वर्क द स्पिरिट ऑफ लॉ he said that the division of power, right, he said about the division of power, division of power between the executive body, executive body, legislative body and judicial body. So ये तीन bodies के बीच में उन्होंने power को distribute कर दिया। right. So in his work the spirit of law में उन्होंने इन power के distribution की बात करी। दूसरा स्कॉलर है दैट इज टॉकविल। टॉकविल का वर्क है द डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका। सो इन हिज वर्क द डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका उन्होंने तीन कंट्रीज या तीन नेशन के जस्ट नेशन के डेमोक्रेसीज या वहाँ पर चलने वाली प्रोसेस पावर शेयरिंग या कैसे स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की चलती है इसके बारे में रीड करा, जिसमें से कंट्रीज कौन कौन सी थी। तो कंट्रीज में उन्होंने इंक्लूड करा था फ्रांस को, रशिया को एंड चाइना को। सो इन तीनों कंट्रीज के ओवरऑल इन्होंने स्ट्रक्चर को, वहाँ के चलने वाले सरकार के पैटर्न को एंड पावर शेयरिंग ओवरऑल को इन्होंने स्टडी करा। देन आफ्टर और दो थिंकर आते हैं दैट इज लॉवेल एंड ब्राइसी। सो लॉवेल एंड ब्राइसी वो क्या करते हैं, वो आते हैं एंड ही सेड राइट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों पर अपना कंसंट्रेशन रखना चाहिए एज पॉइंट ऑफ व्यू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली हम इतने दिनों से सीरीज को पढ़ रहे हैं तो आपको अभी तक तो ये समझ में आ ही गया होगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट नेशंस, राइट, कि वहाँ पर कैसा सरकार का स्ट्रक्चर है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, या पावर शेयरिंग कैसे हो रही है, राइट, या पार्टी सिस्टम कैसे चल रहा है वहाँ का सिविक कल्चर क्या है या पॉलिटिकल कल्चर क्या है। बेसिकली हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, राइट। जैसे हमने ऑल्टरनेटिव सिस्टम पढ़ा था पार्टी सिस्टम में, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पढ़ा था। सो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, वहाँ पर चलने वाले फॉर्म्स को या फिर इलेक्टोरल सिस्टम्स को। सो ऑल अबाउट हम कंपैरिजन के साथ अपनी स्टडी को गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन के स्टडी को कवर कर रहे हैं। तो यही बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ना रहता है। सो लॉवेल एंड ब्राइसी ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमें बेसिकली इंस्टीट्यूशन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसी भी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को पढ़ लो, किसी भी कंट्री के जस्ट पार्लियामेंट की स्टडी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड स्टडी कर लो या फिर क्वांटिटी बेस्ड स्टडी कर लो, इतना काफ़ी है। लेकिन इसको क्रिटिक किया जाता है बाय डेविड स्टन। डेविड स्टन सेड कि किसी भी कंट्री के यदि हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन की स्टडी कर लेंगे तो हमें उस कंट्री के बिहेवियर के बारे में, उस पार्लियामेंट या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके बिहेवियर के बारे में कैसे पता चलेगा। सो उनके बिहेवियर का स्टडी भी तो इम्पॉर्टेंट है। सो अब आप देखो यहाँ से कैसे कंपैरिजन में अप्रोचेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इस जस्ट टॉपिक में कंपैरिजन का इवोल्यूशन होता है, क्योंकि कंपैरिजन लोगों ने करा अलग अलग चीज़ों पर, गवर्नमेंट के बेसिस पर, इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर, कि किसी भी देश का, कोई कहेगा कि किसी देश के इंस्टीट्यूशन को पढ़ लो काफ़ी है, हम कंपैरिजन कर लेंगे। कोई स्कॉलर कहेगा कि किसी भी देश के जस्ट फिलोसफिकल थॉट को देख लो, उससे पता चल जाएगा किसी भी देश का जस्ट पॉलिटिकल कंपैरिजन या वहाँ का कल्चर कैसा है। बट डेविड स्टन क्रिटिक्स द लॉवेल एंड ब्राइसी कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन को पढ़ के आप बता नहीं सकते कि वहाँ के लोगों का बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है। सो यहीं से अप्रोचेस निकल के आती है, राइट।
अप्रोचेस निकल के आती है इन द कॉन्टेक्स्ट की अलग अलग थिंकर्स अपना अलग अलग पर्सपेक्शन देते हैं, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ठीक है। सो जो बहुत पहले कुछ अपना थॉट प्रोसेस लेकर आए उनको हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस बोलेंगे या फिर क्लासिकल अप्रोचेस बोलेंगे, और जो जस्ट इनके जस्ट क्रिटिक में जो इंट्रोड्यूस्ड हुए उनको हम मॉडर्न अप्रोचेस बोलेंगे। सो क्लासिकल कुछ नहीं होता है, क्लासिकल जस्ट मॉडर्न का ही पिछला वाला फॉर्म होता है जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, ठीक है, जो पीछे रह गया और अब जो न्यू इंट्रोड्यूस्ड हो गया। तो इसी में हम अब कवर करने वाले हैं जस्ट अप्रोचेस के बारे में कि अप्रोचेस कैसे, अप्रोचेस का हमने बैकग्राउंड जान लिया कि क्यों अप्रोचेस आया, अलग अलग थिंकर ने क्या कहा, उसको क्रिटिक करके नया अप्रोच आया, और अप्रोचेस को क्यों इंक्लूड करा गया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जस्ट टॉपिक में, राइट, इस थॉट इस थिंकिंग में क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है। सो अब अप्रोचेस में जाने से पहले हम एक और थिंकर के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने 3-4 थिंकर्स के बारे में जान लिया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। कोई पावर शेयरिंग की बात करता है, कोई कहता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी कंट्री के इंस्टीट्यूशन को पढ़ लो काफ़ी है, कोई 3-4 कंट्री का स्टडी करता है और वो कहते हैं कि जस्ट हमने कंपैरिजन जान लिया कि ऐसे ही कंट्रीज काम करती है। बट एक थिंकर और आते हैं दैट इज मैक्स वेबर। एंड मैक्स वेबर इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर बहुत सारी थ्योरीज दी है जिनको हम लेटर के वीडियोस में जानेंगे। बट यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं कि मैक्स वेबर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करता है। ही सेड कि 3 टाइप की बेसिकली अथॉरिटीज़ होती है, एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है, दूसरा लीगल रैशनल अथॉरिटी होता है और तीसरा करिस्मेटिक अथॉरिटी होता है। सो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है दैट इज लाइक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हम समझ सकते हैं कांग्रेस, वो ट्रेडिशनली बहुत लंबे टाइम तक रूल की, तो उस अथॉरिटी को जस्ट हम समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनली रूल कर रही है, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है, जैसे कि हमारे देश में कांग्रेस को हम समझ सकते हैं। देन लीगल रैशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी दैट इज ब्यूरोक्रेसी लाइक IPS IAS सिविल सर्वेंट्स, राइट, इनके पास रैशनलिटी भी होती है एंड लीगल प्रोसेस भी होता है। देन थर्ड वन इज करिस्मेटिक, करिस्मेटिक दैट मीन्स हम किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उस पर्सनालिटी को देख के हम अथॉरिटी में लोगों को जस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं। सो दैट इज करिस्मेटिक। जैसे कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको समझे तो जैसे कि किसी भी पार्टी, जैसे बेसिकली अभी जो हमारा जनरल इलेक्शंस हुआ 2024 का, तो उसमें हमने क्या देखा कि बीजेपी में लोग चाहे जाने या ना जाने कौन खड़े या नहीं है, लेकिन एक इंसान को पता है कि मोदी जी खड़े, तो दैट इज करिस्मेटिक, मतलब किसी भी पर्सनालिटी से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। लेकिन इन तीनों को देने के बावजूद उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और मैक्स वेबर ने कहा कि इन तीनों में से सबसे जो बेस्ट फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग टू है वो है लीगल रैशनल अथॉरिटी, राइट। देन आफ्टर एक और थिंकर आता है। अब हम अप्रोचेस जानने वाले हैं, बट इतना थिंकर्स के बारे में क्यों पहले जान रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि यदि आप पहले थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जानोगे कि उन्होंने इतनी सारी बातें की, देन आफ्टर क्या हुआ कि अप्रोचेस इंट्रोड्यूस्ड हुआ, लेकिन उसके पहले थिंकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, उन्होंने अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ कहा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन पढ़ लो, अथॉरिटी वाइज क्लासिफिकेशन कर लो, बट कि अप्रोचेस का एवोल्यूशन होने का कुछ तो मेन रीज़न होना चाहिए। सो ये सारे एक इंसान कुछ देता है, उसको क्रिटिक करके कुछ आता है, फिर तीसरा कुछ क्रिटिक करके न्यू अपना अप्रोच रखता है। सो ऐसे कर करके क्या होता है कि अप्रोचेस 2 तरीके से इवॉल्व होके बढ़ जाता है, पहला ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरा मॉडर्न अप्रोच। बट इसके पहले एक और थिंकर मैं आपको बता दूं, दैट इज आरेंड लिफर्ट। आरेंड लिफर्ट कॉन्सोशिएशनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब ये कॉन्सोशिएशनल डेमोक्रेसी मीन्स पावर शेयरिंग। वो बात करते हैं कि बेसिकली कंट्रीज में क्या होता है कि पावर शेयरिंग के साथ ही रूल करना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी या प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम कंट्री में लें तो स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। स्विट्ज़रलैंड हम एक ऐसे नेशन की तरह देखते हैं जो ना तो किसी के जस्ट बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आता है, ना तो किसी डिस्प्यूट में है, जस्ट वो बहुत ही फ्री वाला एक नेशन की तरह हम उसको ले सकते हैं। और पावर शेयरिंग के मामले में भी वो जस्ट क्या है कि टूल्स ऑफ जस्ट यदि हम बात करें कि टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स में स्विट्जरलैंड में बेसिकली रेफरेंडम यूज होता है, जनमत, राइट, कि जनता से डायरेक्टली आप पूछ लो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो
इस वजह से ये कंट्री थोड़ा ज़्यादा यूनिक खुद की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर बनाती है कि पावर शेयरिंग की बात है, रेफरेंडम यूज़ होता है, एंड और भी अलग जगहों पर, जैसे पाकिस्तान में भी मार्शल कू या फिर मिलिट्री कू जब हुआ तब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल दैट इज रेफरेंडम का यूज़ करा गया। एंड ब्रिटेन जब एग्जिस्ट हुआ यूरोपियन नेशन से, तब भी रेफरेंडम का यूज़ करा गया। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो टूल है रेफरेंडम, उसका यूज़ बहुत सारी कंट्रीज एज अ टूल यूज़ करते हैं। बट हम ये बात कर रहे हैं कि ओवरऑल किस पैटर्न पर कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक दिखाए, या फिर खुद का रोल पीपल्स का पार्टिसिपेशन उनके जस्ट अथॉरिटी या उनके रूल में कितना ज़्यादा हो रहा है, वो खुद को ये दिखाने की कोशिश करते हैं। सो नाउ मूव, अब हम अप्रोचेस या फिर मॉडल्स पर आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बैकग्राउंड जान लिया कि अलग अलग थिंकर्स ने क्या कहा। नाउ मूव टू अप्रोचेस। सो अप्रोचेस में बेसिकली मैंने बताया कि दो अप्रोचेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल मॉडल में बेसिकली ट्रेडिशनल मॉडल्स होता क्या है, जो बात करता है व्हाट आउट टू बी या व्हाट शुड टू बी, राइट, मतलब क्या होना चाहिए, एक फिलोसफिकल जैसी कॉन्सेप्ट की बात करता है, राइट। और इसमें एक वर्ड याद रखने वाली है, बहुत ही नोटिस करने वाली, कि नॉर्मेटिव हो या फिर फिलोसफिकल हो या आउट टू व्यू हो, दिस ऑल आर सेम। ठीक है, कि नॉर्मेटिव की बात करी जाए या आउट टू व्यू की बात करी जाए, इसका मतलब ही हुआ कि बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल सोचा जा रहा है। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली 4 अप्रोच आता है। ठीक है, इसके सब टाइप में 4 अप्रोच आता है। पहला होता है फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफिकल वही जैसे मैंने बताया आइडियल अप्रोच, या बहुत नॉर्मेटिव होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या, हिस्टोरिकल अप्रोच को फेवर करने वाले जितने भी थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हिस्ट्री का अवेयरनेस होना चाहिए किसी भी कंट्री का, तब जाके वहाँ के जस्ट हम गवर्नमेंट को, स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री अफेक्ट करती है। जैसे हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो बहुत लंबे टाइम तक कॉलोनियल रूल ने इंडिया को अफेक्ट करा है हर लेवल पर, राइट। इसलिए इंडिया का कल्चर उस लेवल तक नहीं पहुंचा पॉलिटिकली जिस लेवल तक अदर वेस्टर्न कंट्रीज का पहुंच चुका है, राइट। सो नाउ तीसरा है दैट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जस्ट वही बात करेगा इंस्टीट्यूशंस की, राइट, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट या फिर वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेगा। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ वन इज लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच बहुत ही नैरो माइंडेड की बात करता है। वो सिर्फ कहता है, इसको सपोर्ट करने वाले जितने भी थिंकर्स हैं लीगल अप्रोच को, वो सिर्फ कहते हैं कि किसी भी कंट्री का लीगल एस्पेक्ट तुम पढ़ लो, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुमको पता चल जाए, तो तुम उस कंट्री का कंपैरिजन दूसरे से कर सकते हो। वहाँ के बारे में तुम सारा का सारा उस कंट्री का जस्ट हिस्ट्री तुम पता कर सकते हो, वो कंट्री है कैसे, हम उसको दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कंपेयर करके या एनालाइज करके समझ सकते हैं। बट ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही नैरो टाइप का है, राइट। नाउ इसको क्रिटिक करके अब क्या होता है, अब मॉडर्न अप्रोच आता है। ठीक है, हमने देख लिया अभी तक ट्रेडिशनल अप्रोच, अब मॉडर्न अप्रोच आता है। अब मॉडर्न अप्रोच मतलब कि जिसमें साइंटिफिक चीज़ों को इन्वॉल्व करा गया, साइंटिफिक स्टडी जिसमें करी जाएगी। अब साइंटिफिक के लिए एक वर्ड यूज़ करा जाता है एम्पेरिकल, राइट, एम्पेरिकल। सो एम्पेरिकल बेसिकली यूज्ड होता है मॉडर्न अप्रोचेस में, जिसमें साइंटिफिक अप्रोचेस को जोड़ा जाता है, साइंटिफिक स्टडी को जोड़ा जाता है। एंड ट्रेडिशनल में बेसिकली क्या होता है कि फिलोसफिकल जैसी बातें की जाती है। ठीक है, नाउ मॉडर्न अप्रोचेस में सबसे पहला टाइप आएगा, इसके सब टाइप में पहला अप्रोच आएगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। पॉलिटिकल इकोनॉमिक मतलब किसी भी कंट्री का यदि आप पॉलिटिक्स समझना चाहते हो तो पॉलिटिक्स के लिए आपको वहाँ का इकोनॉमिक्स भी समझना पड़ेगा। वाई? बिकॉज बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दोनों इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब कि यदि मान लो सरकार को कोई भी स्कीम लाना है पॉवर्टी को हटाने के रिगार्डिंग टू, या पॉवर्टी में कुछ वो डेटा चाहती है, तो ये डेटा उसको मिलेगा कहाँ से, राइट। तो इस डेटा के लिए उसे क्या करना है कि उसको कंट्री के इकोनॉमिक एस्पेक्ट, राइट, इकोनॉमिकली उसे डेटा लेना पड़ेगा इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से कि हमारे कंट्रीज में टोटल कितने अंडर द पॉवर्टी लाइन में लोग रहते हैं। तब जाके सरकार पॉलिटिकली, जैसे हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी का ये जो हमारा देश में बहुत ही लंबे टाइम तक देश इससे
जैसे जूझ रहा है, तो इसमें क्या करती है सरकार, टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स या पॉलिसीज लाती है। तो पहले तो वो इस पॉलिटिकल चीज़ को लाने से पहले स्टैटिस्टिकली डेटास को देखेगी कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, या कितने स्पेसिफिक एज ग्रुप के नीचे आते हैं, या कितने स्पेसिफिक एज ग्रुप के ऊपर आते हैं। तो हमको उन बेसिकली उन एरियाज, उन लोगों के लिए हमको स्कीम को लॉन्च करना है या पॉलिसीज को चलाना है। तो ये कैसे होगा? पॉलिटिकली किसी भी चीज़ को करने के लिए इकोनॉमिक डेटास या इकोनॉमिक चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। सो मॉडर्न अप्रोच ये बात करता है कि हमको किसी भी कंट्री का कंपैरिजन स्टडी, गवर्नमेंट का कंपैरिजन स्टडी करने के लिए वहाँ की पॉलिटिक्स का तो स्टडी करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी स्टडी करना पड़ेगा। तो दूसरा अप्रोच कहता है सिस्टम अप्रोच, एंड सिस्टम अप्रोच इज गिवन बाय डेविड स्टन, ठीक है। और इस सिस्टम अप्रोच को ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कहते हैं। नाउ हम ये समझ लेते हैं कि सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले बायोलॉजी में यूज़ करा गया था। बायोलॉजी में यूज़ करने वाले कौन थे? तो लुडविग वॉन बैटल-लैंगफी। लुडविग वॉन बैटल-लैंगफी ने सबसे पहले इस अप्रोच को बायोलॉजी में यूज़ करा। देन सोशियोलॉजी में इसको यूज़ करने वाले थे टैलकॉट पार्सन। देन आफ्टर डेविड स्टन ने इसको पॉलिटिकल साइंस में यूज़ करा इस अप्रोच को। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि बेसिकली सिस्टम अप्रोच होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट, तो मैं सिस्टम अप्रोच को समझाने वाली हूँ। सिस्टम अप्रोच बेसिकली, सिस्टम अप्रोच को ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कहा जाता है और ये डेविड स्टन के थ्रू दिया गया है। तो सिस्टम अप्रोच बेसिकली इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म पर काम करता है। जैसे कि आप देखो, इनपुट मतलब कि सरकार से जब पब्लिक कोई डिमांड करती है, जैसे हम मान लेते हैं कि बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड गवर्नमेंट से पब्लिक ने करा है, ठीक है। अब ये जो इनपुट है, राइट, एज अ डिमांड या एज अ सपोर्ट, राइट, एज अ डिमांड, बेसिकली एज अ डिमांड, नॉट एज अ सपोर्ट, एज अ डिमांड ये पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज गवर्नमेंट के पास जाएगा। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी? पीपल का इनपुट था, पीपल ने क्या डिमांड करा, सिटीजन ने डिमांड करा बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी गवर्नमेंट के पास गई, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एज अ रिजल्ट, हम एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने, हम मान लेते हैं कि कोई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर दी कि हेल्थ बीमा योजना, या फिर या लेट्स कंसिडर कि हेल्थ बीमा योजना वो जस्ट एज अ आउटपुट स्कीम या फिर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। सो अब जो स्कीम या फिर प्रोग्राम या पॉलिसीज जो लॉन्च करा गया, जो डिसीजन गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया, वो एज अ आउटपुट जस्ट इनपुट गया हमारे थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू आउटपुट निकला, राइट। अब क्या होगा कि इस पर बहुत सारे लोग फीडबैक देंगे, राइट, बहुत सारे लोग फीडबैक देंगे इस पॉलिसी या फिर इस प्रोग्राम स्कीम पर। कुछ लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, हमने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस ना देते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट अपना फ़ायदा भी देखती है, ऑलवेज नॉट कि वो पीपल के फ़ायदे के अकॉर्डिंग टू ही सब लॉज या फिर पॉलिसीज या स्कीम्स लाती है, ही ऑल्सो फेवर्स हिज ओन इंटरेस्ट, ठीक है। सो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सब जनता के बिहाफ में या जनता के वेलफेयर के लिए ही नहीं होता, राइट। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, ही स्टेटेड दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, बट it is not corrective in the pragmatic world, right? So pragmatic world में या फिर realism में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ पढ़ने की बातें हो गई, बट प्रैक्टिकलिटी आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। सो एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मेरे को ये अवेयर करना है आपको। सो आप इस चीज़ से अवेयर रहो। बाकी हम यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे कि जैसे हमने बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार से डिमांड करा, लेकिन सरकार ने हमको क्या कर दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। तो कुछ लोग उसको एज अ पॉजिटिवली लेंगे कि चलो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा था कि बिल्डिंग्स हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, बट हमें कुछ जस्ट हेल्थ बीमा योजना या आयुष्मान भारत हमारे लिए लॉन्च कर दिया गया, हमें जस्ट डायरेक्ट फैसिलिटी दे दी गई कि हम इतने तक का यदि हेल्थ में कोई इशू आता है तो हम अपना सर्विस ले सकते हैं, मतलब सर्विस ले सकते हैं। कुछ लोग उससे फेवर में आएंगे, कुछ उसके अगेंस्ट में भी आएंगे। तो जो फेवर में आएंगे वो सरकार को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो
फेवर में आएंगे वो फीडबैक सरकार को सपोर्ट में चला जाएगा, और जो इसके अगेंस्ट में आएंगे वो फिर सरकार से डिमांड करेंगे कि हमको ये पसंद नहीं आया, आप फिर से हमारी डिमांड को सुनो, और फिर से उसके अकॉर्डिंग टू फिर से सरकार के पास जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में, और सरकार फिर से डिसीजन या पॉलिसीज बनाएंगी। सो ये जो मॉडल है इसको ब्लैक बॉक्स मॉडल या सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, जिसको दिया गया है डेविड स्टन के द्वारा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कुछ इसी के जैसा ही हम आगे अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, दैट इज गिवन बाय गैब्रियल आमंड, एंड वो भी कुछ इसी तरह से बात करते हैं। तो हम जान ही लेते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में गैब्रियल आमंड कुछ इसी तरह से, जैसे कि अभी हमने समझा सिस्टम अप्रोच को, इसी तरह से वो कहते हैं कि इनपुट आउटपुट होता है, मैकेनिज्म होता है इनपुट आउटपुट का, एंड हम डिमांड करते हैं सरकार से, और सरकार हमारी डिमांड को पूरी करती है। जिसको पसंद आए वो जस्ट फेवर में आता है, सपोर्ट करता है, जिसको ना है वो फिर से डिमांड करता है सरकार से। तो कुछ इस तरीके से ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या अलग होती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले हम अपने दूसरे अप्रोच को कर लेते हैं, तीसरे अप्रोच को। तीसरा अप्रोच है हमारा दैट इज बिहेवियरल अप्रोच। दिस इज ऑल्सो गिवन बाय गैब्रियल आमंड। गैब्रियल आमंड ने सिस्टम अप्रोच भी दिया और बिहेवियरल अप्रोच भी दिया। बिहेवियरल अप्रोच में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मैनर में स्टडी करना है, बट वैल्यू फ्री होकर। वैल्यू फ्री मतलब हमें बहुत वैल्यूज को ऐड नहीं करना ही नहीं है, वो तो वैल्यू फ्री की बात करते हैं कि वैल्यूज को ऐड नहीं करेंगे हम, ठीक है। बट लेटर बाद में जब इसको बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा, बेसिकली अन्ना आरेंट, राइट, आरेंट जैसे थिंकर्स जब इनको क्रिटिक करते हैं, तो ये फिर से आते हैं एक नए अप्रोच के साथ। वो कहते हैं कि मैं क्रिटिक्स की वजह से अपना कुछ नया अप्रोच नहीं ला रहा हूँ, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस तो साइंस की तरह हम कंसिडर करने लग जाएंगे, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस साइंस से कैसे अलग हुआ, दैट इज व्हाई ही इंट्रोड्यूस पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच। सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच में वो कहते हैं कि अब हमको वैल्यू के साथ विद साइंटिफिक मैनर स्टडी करने की ज़रूरत है। सो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में वो वैल्यू स्टडी की बात करते हैं, बिहेवियरल अप्रोच में वो वैल्यू फ्री की बात करते हैं, बट पोस्ट बिहेवियरल में वो बात करते हैं कि अब मैं एक नया डायमेंशन दे रहा हूँ बिहेवियरलिज्म को, एंड दैट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जिसमें हम वैल्यू के साथ स्टडी करेंगे, मतलब कि लोगों की वैल्यूज को भी प्रेफर करा जाएगा, वैल्यू को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज, जो कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, दैट इज गिवन बाय गैब्रियल आमंड, एंड गैब्रियल आमंड आल्सो सेड दैट कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैब्रियल आमंड जिसने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया है वो भी इनपुट और आउटपुट स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म की ही बात करते हैं, जिसमें वो बेसिकली कहते हैं कि इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शंस में कुछ क्रोनोलॉजिकल वाइज स्टेप्स लिए जाएंगे। जैसे कि इनपुट फंक्शन में सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या रिक्रूटमेंट होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होगा। तीसरा स्टेप इंटरेस्ट एग्रीगेशन होगा। चौथा स्टेप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होगा, दैट इज बाय जो कि मीडिया के थ्रू होता है, ठीक है। सो ये स्टेप देते हैं कि इनपुट फंक्शन में क्रोनोलॉजिकली क्या क्या स्टेप आएगा। जैसे कि अभी हमने समझा ना सिस्टम अप्रोच, जो कि गैब्रियल आमंड के डेविड स्टन के द्वारा दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको समझाया इनपुट आउटपुट फीडबैक मैकेनिज्म पर कैसे काम करता है, जिसको ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कहते हैं। उस तरह से गैब्रियल आमंड इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म की ही बात करते हैं, लेकिन वो कुछ स्टेप्स देते हैं कि इनपुट में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है एंड आउटपुट में कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। दैट इज रूल मेकिंग, पहला रूल बनाया जाएगा, देन रूल का एप्लीकेशन करा जाएगा, एंड थर्ड वन इज रूल एडजुडिकेशन, मतलब रूल पर फिर जुडिशरी कार्रवाई की जाएगी। So it is all about given by Gabriel Amand, right? Now the last one is that is new institutional approach. अब न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, इसमें क्या है कि बिहेवियर प्लस इंस्टीट्यूशन दोनों की स्टडी को कंबाइन कर दिया गया। हमने अभी बिहेवियरलिज्म समझा, दैट इज गिवन बाय डेविड स्टन, एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म जो कि हमने अप्रोचेज ऑफ ट्रेडिशनल में समझा था, है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में इंस्टीट्यूशनलिज्म को देखा था, जो कि इंस्टीट्यूशन या फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट की बात करता है। तो गवर्नमेंट के फॉर्मल स्ट्रक्चर प्लस बिहेवियर, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक नया कंसेप्ट या नया अप्रोच बनता है, दैट इज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच।
So new institutionalism approach is nothing but the combination of behavioralism plus institutionalism. ठीक है, सो ये था पूरा पूरी हमारे अप्रोचेस के बारे में, जिसमें कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के टाइप्स, मॉडर्न अप्रोच के टाइप्स, एंड बेसिकली सबसे पहले हमने प्रीव्यू थोड़ा सा समझा, बैकग्राउंड को सेट करा, ठीक है, कि किन किन थिंकर्स ने क्या क्या कहा और उसको क्रिटिक कर करके दूसरे अप्रोचेस लाए गए, एंड ओवरऑल इन अप्रोचेस को दो तरीके से बांट दिया गया, कुछ ट्रेडिशनली बांट दिया गया और कुछ मॉडर्न अप्रोचेस में बांट दिया गया. सो ऑल द बेस्ट, और मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड इसी तरह से मेरे इस लेक्चर्स में आते रहिए, मेरे से जुड़ते रहिए और पॉलिटिकल साइंस की अवेयरनेस को अपना बढ़ाते रहिए. ऑल द बेस्ट.